नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। भारतीय बाजार में शुक्रवार को दिन भर उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वापस जोरदार खरीदारी लौटी और बाजार ने पूरे दिन की कमजोरी को लगभग मिटा दिया। खास तौर पर पीएसयू बैंक और कुछ मजबूत ब्लू चिप स्टॉक्स ने इंडेक्स को संभाला, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5वें दिन हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी 23,900 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स भी मामूली बढ़त के साथ ऊपर टिक गया, जबकि दिन के निचले स्तर से दोनों इंडेक्स में शानदार रिकवरी देखने को मिली। ये रिकवरी बताती है कि गिरावट के बावजूद खरीदारों की दिलचस्पी पूरे दिन बनी रही और उन्होंने आखिर में जोरदार सपोर्ट दिया। पीएसयू बैंक स्टॉक्स में अचानक तेज उछाल देखने को मिला, जहां शॉर्ट कवरिंग और तेज खरीदारी ने पूरे सेक्टर को ऊपर खींच लिया। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे बड़े पीएसयू बैंक इसमें आगे रहे, जबकि एनडीए की बिहार चुनाव में साफ जीत ने इन बैंकों में पॉजिटिव सेंटिमेंट को मजबूत किया। बाजार को ऊपर खींचने वाले टॉप गेनर्स में टीएमसीवी, इटर्नल, एक्सिस बैंक, बीईएल और ट्रेंट शामिल रहे, जिनमें लगातार मजबूत खरीदारी दिखी। वहीं इन्फोसिस, टाटा स्टील, टीपीएमवी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति और टेक महिंद्रा जैसे बड़े स्टॉक्स दबाव में रहे, खासकर आईटी और मेटल सेक्टर की कमजोरी की वजह से। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हल्की लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, जो बताती है कि ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी का सपोर्ट मौजूद था। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.38% और मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.08% ऊपर बंद हुए। कई स्टॉक्स आज चर्चा में रहे, जैसे एनबीसीसी, जो 5% उछला क्योंकि इसे कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इसके अलावा सजिलिटी में ब्लॉक डील के बाद अच्छी खरीदारी आई, जबकि जीएमडीसी रेवेन्यू और ईबिटा गिरने की वजह से नीचे फिसल गया। ग्रो लगातार तीसरे दिन चढ़ा। पाइन लैब्स ने धमाकेदार लिस्टिंग के साथ 14% की छलांग लगाई और मुथूट फाइनेंस ने मजबूत Q2 नतीजों पर 10% की तेजी दिखाई। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो पीएसयू बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर हरे निशान में रहे। वहीं आईटी, ऑटो, मेटल, रियल्टी और केमिकल सेक्टर्स में दबाव दिखा, खासकर ग्लोबल आईटी स्टॉक्स गिरने और मेटल की ग्लोबल कीमतों में कमजोरी की वजह से। दिन के आखिर में जो मजबूत रिकवरी आई, उसके पीछे पीएसयू बैंक में शॉर्ट कवरिंग, घरेलू फंड्स की खरीदारी और बिहार चुनाव में एनडीए की स्पष्ट जीत से बनी नीतिगत स्थिरता अहम वजह रही। अब बाजार की नजर आरबीआई और फेड की अगली पॉलिसी मीटिंग्स पर है, क्योंकि वहीं से अगला बड़ा संकेत मिलेगा। लगातार 2 हफ्तों की गिरावट को तोड़कर 5 महीनों में सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन दिखाया। सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स करीब 2% चढ़े, जबकि बैंक निफ्टी में भी लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली, जो बताता है कि रैली सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक सीमित नहीं रही। हर सेक्टर इस हफ्ते हरे निशान में बंद हुआ, जिसमें डिफेंस और आईटी सेक्टर सबसे आगे रहे। डिफेंस सेक्टर 4% उछला और आईटी ने भी ग्लोबल टेक रिकवरी का फायदा उठाते हुए बढ़िया प्रदर्शन किया, जिससे बाजार की चौड़ाई और भरोसा दोनों मजबूत हुए। निफ्टी 50 के 50 में से 35 स्टॉक्स इस हफ्ते ग्रीन में रहे, जिसमें एशियन पेंट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, इंडिगो और एचसीएल टेक सबसे ज्यादा चमके। इन स्टॉक्स में 3 से 7% की मजबूती ने पूरे इंडेक्स को सपोर्ट किया और निवेशकों के भरोसे को बढ़ाया। कुछ बड़े निफ्टी स्टॉक्स जैसे ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और अपोलो हॉस्पिटल्स दबाव में रहे, जिसकी वजह सेक्टर आधारित कमजोरी या कंपनी विशेष खबरें रहीं। बावजूद इसके बाजार की समग्र दिशा पूरी तरह सकारात्मक बनी रही। मिड कैप सेगमेंट इस हफ्ते का असली हीरो रहा, क्योंकि कई मिड कैप स्टॉक्स ने शानदार तेजी दिखाई। संवर्धना, मदरसन, मुथूट फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया और नैल्को जैसे स्टॉक्स 5 से 12% चढ़े, जिससे मिड कैप इंडेक्स को मजबूती से सपोर्ट मिला। यूके में ऑटम बजट से पहले माहौल इसलिए गर्म हो गया क्योंकि इनकम टैक्स बढ़ाने की योजना वापस लेने की खबर आते ही बॉन्ड यील्ड्स अचानक चढ़ गई और FTSE 100 तेजी से गिर गया। इससे बाजार को लगा कि सरकार का 30 बिलियन पाउंड्स का बजट या गैप छोटे छोटे टैक्स बदलावों से भरा जाएगा, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई। 10 ईयर गिल्ट यील्ड लगभग 12 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 4.498% हो गई, जो इस बात का संकेत है कि निवेशकों ने बॉन्ड बेचे और सरकार की वित्तीय मजबूती पर भरोसा कमजोर हुआ। उधर बैंकिंग शेयर जैसे लॉयड्स, नेटवेस्ट और बार्कलेस 2.8% से ज्यादा टूट गए, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने और क्रेडिट डिमांड घटने का डर बढ़ गया।
फाइनेंस मिनिस्टर रेचल रीव्स का ये अचानक यू टर्न राजनीति में भी गर्मी लाया, क्योंकि लेबर पार्टी के अंदर टैक्स बढ़ाने को लेकर असहमति थी और पीएम कियर स्टारमर की रेटिंग पहले से ही दबाव में है। ऐसे माहौल में किसी भी आर्थिक उलझन का असर सीधे बाजार और सरकार की छवि दोनों पर पड़ता है। अब निवेशकों की पूरी नजर इस पर है कि सरकार 30 बिलियन पाउंड्स का गैप कैसे भरेगी। क्या वैट, कैपिटल गेन्स टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स में छोटे बदलाव होंगे या कर्ज बढ़ाया जाएगा। आने वाला महीना यूके के बाजारों और पॉलिसी दिशा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के नए मेगा डेवलपमेंट प्लान ने शेयर बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेल मॉडर्नाइजेशन और एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का सीधा फायदा उन कंपनियों को मिल सकता है जो पहले से हाईवे, रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में सक्रिय हैं। हाईवे, मेट्रो और रेलवे मॉडर्नाइजेशन के लिए L&T, इरकॉन इंटरनेशनल, RVNL, टेक्समैको रेल और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जैसी कंपनियां मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं, क्योंकि इनका अनुभव और प्रोजेक्ट पाइपलाइन पहले से बड़ी है। वहीं PNC इंफ्राटेक, KNR कंस्ट्रक्शन और दिलीप बिल्डकॉन जैसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बड़े टेंडर मिलने की संभावना है, जबकि अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, GSW स्टील और टाटा स्टील जैसे सीमेंट स्टील निर्माता भारी मांग से लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले लखपति मिशन के चलते माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में तेज ग्रोथ देखने की उम्मीद है, खासकर बंधन बैंक, उज्जीवन SFB और इक्विटास SFB जैसे बैंकों में। मुथूट माइक्रोफिन और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को ग्रामीण क्षेत्रों में लोन की बढ़ती जरूरत का बड़ा फायदा मिल सकता है, जबकि HUL, ITC और डीमार्ट जैसे FMCG और रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के बढ़ती आय का सीधा असर दिखाई दे सकता है। AI, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और फिनटेक सिटी में घोषित बड़े निवेश से कई सेक्टर्स में नई ऊर्जा आ सकती है, जहां TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसी IT कंपनियों को टेक इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड का लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल क्षेत्र में अरविंद लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल और KPR मिल मजबूत स्थिति में दिखते हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग से जुड़े नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, ITC फूड्स, हत्सुन एग्रो और अवंते फीड्स को भी फायदा हो सकता है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में 4 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से एयर ट्रैवल और पर्यटन दोनों की रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे GMR इंफ्रा और अडानी एंटरप्राइजेस जैसे एयरपोर्ट डेवलपर्स को अच्छा बिजनेस मिल सकता है। हवा में बढ़ते ट्रैफिक से इंडिगो और एयर इंडिया जैसे एयरलाइंस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, जबकि इंडियन होटल्स और लेमन ट्री होटल्स जैसे होटल चेन्स को भी बढ़ती टूरिस्ट गतिविधियों से मजबूत बूस्ट मिल सकता है। फ्लड टू फॉर्चून मॉडल के तहत नदी प्रबंधन, ड्रेनेज, सिंचाई और वाटर ट्रीटमेंट जैसे कामों की बड़ी मांग बन सकती है, जिससे NBCC और L&T जैसी इंफ्रा कंपनियों के साथ VA टेक, वाबाग, जैन इरिगेशन, शक्ति पंप्स और किर्लोस्कर ब्रदर्स को भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। सीमेंस ने बताया कि उसका मुनाफा साल दर साल 41.5% गिरकर 485 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू 16% बढ़कर 5,171 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी का EBITDA 13.3% बढ़कर 617.8 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन हल्का घटकर 12% पर आ गया, जो पिछली तिमाही में 12.2% था। ये नतीजे बताते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव जारी है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तिमाही नतीजे मुनाफे के मामले में बेहतर रहे, जहां प्रॉफिट 33.4% बढ़कर 105.4 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू भी 23.4% बढ़कर 5,292 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि EBITDA लगभग स्थिर रहा और मार्जिन थोड़ा गिरकर 4.1% रह गया, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने वॉल्यूम बढ़ाए हैं, लेकिन लागत का दबाव बना हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक महत्वपूर्ण अपडेट में बताया कि 21 नवंबर 2025 को बोर्ड मीटिंग में शेयरों के स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। बैंक पहले भी 4 बार अपने शेयर स्प्लिट कर चुका है और अगर इस बार मंजूरी मिलती है तो ये 5वां स्प्लिट होगा। कंपनी का शेयर शुक्रवार को हल्की बढ़त के साथ 2082.80 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक साल में इसमें लगभग 22% की तेजी देखने को मिली है। टाटा मोटर्स PV ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में बताया कि कंपनी इस बार मुनाफे से भारी घाटे में पहुंच गई है, जहां 6,368 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा दर्ज किया गया। रेवेन्यू भी घटकर 72,349 करोड़ रुपए पर आ गया और EBITDA में भी बड़ी गिरावट हुई है, जो पिछले साल के 9,914 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 1,404 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंच गई। कंपनी को इस तिमाही में 2,608 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन मिला है, जिससे कुछ राहत मिली है। कंपनी की यूनिट जैगुआर लैंड रोवर ने भी अपनी EBIT मार्जिन गाइडेंस को काफी नीचे कर दिया है और अब ये 0 से 2% के बीच रहने का अनुमान है। साथ ही फ्री कैश फ्लो आउट भी काफी बढ़ने की संभावना बताई गई है, जिससे आने वाले समय में कैश फ्लो पर दबाव बढ़ सकता है।
टाइम टेक्नोप्लास्ट कंपनी ने इस तिमाही में 17.3% की मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। रेवेन्यू में भी 10% की बढ़त देखने को मिली, जो बिजनेस की लगातार मजबूत होती रफ्तार को दिखाता है। EBIDA 13.3% बढ़कर 223 करोड़ रुपए तक पहुंचा और मार्जिन 15% तक सुधर गया, जिससे कंपनी की कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी दोनों बेहतर दिखी। नतीजों के दम पर स्टॉक में अच्छी खरीद देखने को मिली। इंजीनियर्स इंडिया कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल 16.2% गिरा, लेकिन इसके बावजूद रेवेन्यू में 34% की तेज बढ़ोतरी दिखी, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में मजबूत मोमेंटम को दिखाती है। EBIDA लगभग 2 गुना होकर 120 करोड़ रुपए तक पहुंचा और मार्जिन 13% पर आ गया, जिससे बाजार ने नतीजों को सकारात्मक माना और स्टॉक में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। BASF इंडिया कंपनी का प्रॉफिट इस तिमाही में 16.4% घटकर से 107 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू भी 5% कम हुआ, जिससे साफ हुआ कि डिमांड और प्राइसिंग दोनों में दबाव बना हुआ है। EBIDA 20% घटकर 16.3 करोड़ रुपए पर आ गया और मार्जिन 4% रह गया, जिसकी वजह से स्टॉक में 3% से ज्यादा की। रूस और चीन अब लगभग पूरा व्यापार अपनी ही करेंसी में कर रहे हैं, जहां आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि करीब 99% ट्रेड अब डॉलर में नहीं बल्कि रूबल और युआन में हो रहा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों ने डॉलर सिस्टम का रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए दोनों देशों ने मिलकर अपना नया पेमेंट नेटवर्क खड़ा किया, जिससे डॉलर पर निर्भरता अचानक कम हो गई। इस बदलाव का असर दुनिया भर में इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि दशकों से ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर पर टिका हुआ था और अगर बड़े देश इससे हटते हैं तो अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक पकड़ दोनों कमजोर पड़ती हैं। चीन इस मौके का इस्तेमाल अपनी करेंसी युआन को मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। तेल, मिनरल्स और कई एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ चीन अब ट्रेड अपनी मुद्रा में करना चाहता है। आम लोगों के लिए इसका मतलब ये है कि दुनिया में करेंसी का संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। तेल बाजार की राजनीति बदल सकती है और भारत जैसे देशों के सामने नए ट्रेड विकल्प खुल सकते हैं। आज दुनिया के कई देशों की करेंसी चीन की मशीनों से निकल रही है, जिससे बीजिंग को उन देशों की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा प्रभाव मिल जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और एशिया अफ्रीका के कई देश अब अपने नोट चीन से छपवा रहे हैं, जिससे भारत की पारंपरिक पकड़ कमजोर होती दिख रही है। नेपाल के मामले में ये बदलाव तब आया जब विवादित नक्शे वाले नोट छापने की मांग को भारत ने मना किया और इसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्ट चीन को चला गया। यानी नोट का कागज नहीं बल्कि उसके पीछे की राजनीति असली खेल है। चीन की सरकारी कंपनी अब हजारों इंजीनियरों, हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्लांट्स और आधुनिक तकनीक के साथ एक मेगा इंडस्ट्री बन चुकी है और इसकी पहुंच एशिया से अफ्रीका तक फैल चुकी है। सीमेंस ने इस तिमाही में 41.5% की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की, जिससे कंपनी के ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन और ओवरऑल डिमांड काफी मजबूत दिखी। रेवेन्यू भी 16% बढ़कर 5,171 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। EBIDA 13.3% बढ़कर 617.8 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्जिन लगभग स्थिर 12% पर रहा, जो बताता है कि कंपनी लगातार स्टेबल और मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दे रही है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी का प्रॉफिट इस तिमाही में 33.4% बढ़कर 105.4 करोड़ रुपए हो गया, जिससे साफ है कि डिमांड और फर्टिलाइजर सेगमेंट दोनों में कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया। रेवेन्यू में भी 23.4% की मजबूत बढ़त मिली। EBIDA लगभग स्थिर रहा और मार्जिन थोड़ा गिरकर 4.1% पर आया, लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू में तेज उछाल ने परिणामों को समग्र रूप से सकारात्मक बनाए रखा। GMDC ने इस तिमाही में नेट प्रॉफिट तो काफी बढ़ाकर 466 करोड़ दिखाया, लेकिन ये बढ़त असल बिजनेस से नहीं बल्कि एक बार मिलने वाली 474 करोड़ की कमाई की वजह से थी। इसी दौरान कंपनी की असली कमाई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों घटे हैं, जिससे पता चलता है कि कोर बिजनेस दबाव में है। नतीजों के बाद स्टॉक करीब 4% फिसला और 567 रुपए पर बंद हुआ, क्योंकि निवेशक ऑपरेशनल कमजोरी देखकर मुनाफा निकालने लगे। रेवेन्यू गिरना, EBIDA आधा होना और मार्जिन 24% से 13.3% पर आना इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। नैटको फार्मा की Q2 में मुनाफा लगभग 23% गिरकर 518 करोड़ पर आ गया और मार्जिन भी 58.7% से घटकर 42.5% पर पहुंच गया, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव दिखाता है। कंपनी ने 1.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देकर शेयर होल्डर्स को राहत दी, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक लगभग 1.2% गिरकर 816 रुपए पर बंद हुआ। एनालिस्ट मानते हैं कि आने वाले महीनों में कंपनी को मार्जिन सुधार पर ज्यादा फोकस करना होगा। मारिको ने इस तिमाही भी रेवेन्यू में 31% की मजबूत ग्रोथ दिखाई और 3482 करोड़ की कमाई की, जो बाजार के अनुमान से भी ज्यादा रही। EBIDA भी बढ़कर 560 करोड़ पर पहुंच गया, लेकिन मार्जिन 19.6% से घटकर 16.1% पर रह गए, जिससे ऑपरेटिंग दबाव साफ नजर आता है। मुनाफा लगभग पिछले साल जैसा ही 420 करोड़ रहा और बाजार में गिरावट के बावजूद स्टॉक वापस हरे निशान में आ गया। कंपनी के नतीजों में ग्रोथ और डिमांड दोनों मजबूत दिखी, जिसकी वजह से बाजार में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा।
एमआरएफ ने एक मजबूत तिमाही पेश की जहां नेट प्रॉफिट 470 करोड़ से बढ़कर 526 करोड़ हो गया और ये करीब 12% की साल दर साल ग्रोथ दिखाता है। रेवेन्यू भी बढ़कर 7,329 करोड़ रहा और ईबीआईडीए बढ़कर 1,126 करोड़ पर पहुंच गया। इसके बावजूद शेयर में हल्की मुनाफा वसूली हुई और स्टॉक करीब 0.36% फिसलकर 1,57,740 रुपये पर बंद हुआ। एनालिस्ट मानते हैं कि नतीजे मजबूत थे और शेयर की गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। फिशर मेडिकल वेंचर्स ने तगड़े नतीजे दिखाए जहां सेल्स 117% बढ़ी और नेट प्रॉफिट 4,637% उछलकर 13.90 करोड़ पर पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद शेयर लगातार टूट रहा है। वजह यह है कि स्टॉक पहले ही तेज रैली में था और अचानक हुई मुनाफा वसूली ने इसे नीचे खींच दिया। सिर्फ 6 दिनों में शेयर 39% गिरकर 117 रुपये से 58 रुपये तक पहुंच गया और लोअर सर्किट में फंस गया। डिलीवरी वॉल्यूम कम होना, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहना, इक्विटी डाइल्यूशन और चार्ट्स का डाउन ट्रेंड में जाना, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि स्टॉक में अभी भी रिस्क ज्यादा है